हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 सिक्योरिटाइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वैसे भी आप थियरी को की पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो थियरी आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा और आप देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, आपके स्कोर इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आप थियरी के की पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि थियरी को आप स्किप नहीं कर सकते। वैसे भी हर एक क्वेश्चन में थियरी तो पूछी जाती है। प्रिपेयर कीजिए आपको थियरी को अकॉर्डिंगली, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन। अब ये सिक्योरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बैंक को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। बैंक्स में एनपीएस वगैरह बहुत बढ़ते जा रहे हैं अभी रिसेंटली। तो एनपीएस में बैंक्स का बहुत सारा फंड्स ब्लॉक हो जाता है और वो फंड्स फिर इकोनॉमी में भी रेगुलेट नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से बैंक भी सफ़र करते हैं और इकोनॉमी भी सफ़र करती है। तो बैंक्स को इतना सारा फंड्स ब्लॉक नहीं हो, उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। इसमें क्या होता है, जो बैंक्स हैं वो अपने एनपीएस सेल कर देते हैं। किसको सेल करते हैं? एक एंटिटी क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी। उस एंटिटी को बैंक्स अपने एनपीएस सेल कर देती है और वो जो एंटिटी है आगे उसी के सामने सिक्योरिटीज इशू करती है। मतलब वो जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से वो पैसे लेके बैंक को देती है। मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं बैंक के एनपीएस में। तो बैंक का जो फंड्स हैं ब्लॉक्ड वो रिलीज हो जाते हैं और वो फिर फंड्स इकोनॉमी में फ्लो होते हैं। तो रीड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सब शॉर्ट में हम कहें तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, जो इलिक्विड एसेट्स होते हैं, इलिक्विड एसेट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है सिक्योरिटीज में। इलिक्विड एसेट्स मतलब आपके एनपीएस, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है सिक्योरिटीज में। तो ये जो इलिक्विड एसेट्स हैं वो कुछ भी हो सकता है, मॉर्गेज हो, लोन्स हो सकते हैं, ऑटो लोन्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की ऑब्लिगेशंस हो सकती है। ये सारे टाइप के जो इलिक्विड एसेट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज कौन सी? बॉन्ड्स, पास थ्रू सिक्योरिटीज। अब पास थ्रू सिक्योरिटीज क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। या फिर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज या फिर एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में। अब मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होता है, जो मॉर्गेज लोन्स वगैरह होते हैं उनको एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो आप सिक्योरिटी इशू करती है एसपीवी, उसके बैक साइड क्या होता है, उस सिक्योरिटी के पीछे एसेट क्या होता है, मॉर्गेज लोन्स होते हैं। सिमिलरली एसेट बैक सिक्योरिटीज, एसेट बैक सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिसका लाइंग एसेट, उसके पीछे एसेट होता है। कोई भी एसेट मतलब कोई भी बैंक का आप लोन्स वगैरह देखोगे तो वो बैंक के लिए एसेट्स हैं। क्रेडिट कार्ड की जो ऑब्लिगेशंस वगैरह बाकी हैं वो बैंक के लिए एसेट हैं। तो एक एसेट है एज अ सिक्योरिटी टू अ सिक्योरिटी। तो ऐसी सिक्योरिटीज को हम कहते हैं एसेट बैक सिक्योरिटीज। अब हम देखते हैं सिक्योरिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस। अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से समझ लिया तो आगे के 3 क्वेश्चंस आपको इजीली कवर हो जाएंगे। तो बैंक हो जो होती है, जो अपने एनपीएस सेल करती है, उसे हम कहते हैं ओरिजिनेटर। अब वो बैंक अपने एसेट सेल करती है एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। बैंक ने ऑलरेडी किसी बोरोवर को सपोज लोन दिया हुआ है, से फॉर क्रेडिट कार्ड का लोन वगैरह है, और वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट इनको कर रहा है रेगुलरली। बट रेगुलर पेमेंट अगर बंद हो जाती है, वो एनपीएस वगैरह हो गए, तो बैंक एनपीएस को कलेक्ट करके स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेल कर लेगी। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये बीच में एक मर्चेंट बैंक रखेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं और स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उन दोनों के बीच में एक मर्चेंट बैंक होगा। इस मर्चेंट बैंक ये है इन्वेस्टर से पैसे लेगा और सामने एसपीवी को पैसे देगा, और एसपीवी जो है वो सिक्योरिटीज मर्चेंट बैंक को देगा और वो मर्चेंट बैंक फिर सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को दे देगा। तो ये सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है एसपीवी और इन्वेस्टर्स के बीच में। अब ये इसको कहते हैं हम सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। अब इन सिक्योरिटाइजेशन में दूसरी एंटिटीज भी हैं जो हेल्प करती हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब वो
बैंक एसपीवी को हेल्प करती है, जो भी लोन्स वगैरह वो खरीदती है बैंक से, उनकी वो क्रेडिट रेटिंग करती है कि वो कितना वर्दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एसपीवी बैंक को पैसे देता है। तो दैट इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब दूसरी एंटिटी जो हेल्प करती है दैट इज अ क्रेडिट एनहांसर। क्रेडिट एनहांसर क्या करता है कि एसपीवी को लिक्विडिटी का जब इशू आता है, से फॉर एग्जांपल उसको इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न देना है, तो उसके लिए लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है, कभी उसको बैंक को पेमेंट करना है, तो जो भी लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं अगर एसपीवी को, तो क्रेडिट एनहांसर उसे सपोर्ट करता है, उसे टेम्पररी क्रेडिट पे फंड्स देता है। और दूसरा जो एंटिटी है वो इसमें होता है ट्रस्टीज। ट्रस्टीज क्या होते हैं? ट्रस्टीज ये पूरी प्रोसेस को मतलब अपने कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में मतलब वो देखते हैं कि जो भी एंटिटीज हैं वो अपना काम बरोबर कर रही हैं। तो ट्रस्टीज जो हैं वो ओवरऑल स्पिरिट मेंटेन करते हैं इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट एंटिटी है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट क्या होता है? जो बोरोवर है, जिसको ओरिजिनली पैसे देने हैं, उस बोरोवर से वो बैंक को पैसे नहीं देता है बोरोवर, अभी वो एसपीवी को पैसे देगा, क्योंकि बैंक ने वो जो लोन्स वगैरह हैं वो एसपीवी को ट्रांसफर कर दिए, तो वो जो बोरोवर है वो एसपीवी को लोन का पेमेंट देगा। तो ये रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट बीच में क्या करता है? बोरोवर से पैसे लेता है और एसपीवी को पे करता है। ये हेल्प करता है बोरोवर और एसपी के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको मेंटेन करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अब फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का फर्स्ट फीचर है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इस प्रोसेस के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होता है? सिक्योरिटीज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है फीचर बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। बंडलिंग एंड अनबंडलिंग क्या होता है? जब बैंक है अपने एनपीएस ट्रांसफर करती है तो वो पूरा एक बंडल बना के एसपीवी को ट्रांसफर कर देती है, दैट इज अ बंडलिंग प्रोसेस। उसके बाद एसपीवी उसको अनबंडल करती है। अनबंडल मतलब उसको वो तोड़ के सिक्योरिटीज की तरह इश्यू करती है, दैट इज एन अनबंडलिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जो ये सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है उससे क्या होता है? रिस्क शिफ्ट हो जाती है, बैंक को रिस्क कम रहती है और जो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके पास वो रिस्क शिफ्ट हो जाती है। तो दिस इज अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉर बैंक्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। अब ये जो पूरा फाइनेंस है जो इन्वेस्टर्स एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पूरे फाइनेंस को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट है ट्रांचिंग। अब ट्रांचिंग क्या होता है? जो एसेट्स एसपीवी ने लिए, मतलब एनपीएस लिए उसने, उसको सिक्योरिटीज की तरह इशू करेंगे। अब वो सिक्योरिटीज को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग रेटिंग की अलग अलग सिक्योरिटीज होती हैं, उसमें अलग रिटर्न्स होंगे, अलग रिस्क होगी, अलग अलग सिक्योरिटीज होती हैं। तो उन सिक्योरिटीज का जो वो टाइप होता है उसे हम कहते हैं ट्रांच। दिस कैरीज अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। ये अलग अलग टाइप की एक सिक्योरिटी हो गई। अब नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? जो एक ट्रांचे होगा उसमें जो रिटर्न और रिस्क होगा वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए सेम होगा। अब नेक्स्ट ट्रांचे आप लेंगे अगर, तो उसमें जो सिक्योरिटीज होंगी उसका जो रिस्क रिटर्न है वो सबके लिए सेम होगा। अलग अलग ट्रांचे का अलग अलग रिस्क रिटर्न होगा, बट एक ट्रांचे के अंदर जो सिक्योरिटीज रिस्क रिटर्न है वो सेम होगा, होमोजीनियस होगा। तो ये सब फीचर्स हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के। नेक्स्ट आते हैं हम पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में? तो सबसे मेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स, वो तीन ही हैं। एक ओरिजिनेटर जो है बैंक, जो अपने एनपीएस सेल करती है। नेक्स्ट है एसपीवी और थर्ड है इन्वेस्टर जो अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। ये तीन है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के मेन पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? ऑब्लिगर्स। ये ऑब्लिगर्स मतलब बोरोवर, जो ओरिजिनल बोरोवर था उसे हम कहते हैं ऑब्लिगर। नेक्स्ट है रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी क्या करती है? वो उसको हेल्प करती है
लोन्स वगैरह को एनालिसिस करने में कि उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। नेक्स्ट है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट क्या करता है? बोरोवर से पैसे लेता है और एसपीवी को वो पैसे देता है। नेक्स्ट है एजेंट और ट्रस्टी। ये क्या करता है? ट्रू स्पिरिट मेंटेन करता है, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का ट्रू स्पिरिट मेंटेन करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट एनहांसर, जो टेम्पररी लिक्विडिटी सपोर्ट करता है एसपीवी को। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरर। स्ट्रक्चरर क्या होता है? इसे है मर्चेंट बैंकर। दिस इज द मर्चेंट बैंकर। इसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहते हैं, स्ट्रक्चरर भी कहते हैं। तो ये जो है इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है एसपीवी और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो यहाँ पे आपके पूरे पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये सिक्योरिटाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? एसेट्स पूल होते हैं, जो बैंक को एनपीएस को वो पूल करती है, फिर बाद में वो एसपीवी को ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर टू एसपीवी। उसके बाद एसपीवी जो है वो सिक्योरिटाइज पेपर को इशू करती है इन्वेस्टर्स को। अब जो भी एसेट्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो बोरोवर है उससे पैसे लिए जाते हैं और सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न्स दिए जाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट है। नेक्स्ट है रिकोर्स टू ओरिजिनेटर। अब बोरोवर ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? जो अगर हमारा रिकोर्स अरेंजमेंट है, रिकोर्स अरेंजमेंट में क्या होता है? एसपीवी जो है वो लायबिलिटी बैंक पे ही रखती है ओरिजिनली। अगर बोरोवर नहीं पे करेगा तो वो लायबिलिटी बैंक की ही है। बोरोवर ने नहीं पे किया तो बैंक एसपीवी को पैसे भर के देगी। दैट इज अ रिकोर्स टू ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर मतलब जो बैंक है जिसने अपने एनपीए सेल किए थे। रीपेमेंट ऑफ फंड्स टू द इन्वेस्टर्स। उसके बाद वो फंड्स को रीपे किया जाता है इन्वेस्टर्स को। और इन सब के लिए क्रेडिट रेटिंग होता है इंस्ट्रूमेंट्स का। अब आप अगर बैंक से एसपीवी जो इंस्ट्रूमेंट्स लेता है उसका भी क्रेडिट रेटिंग होता है, और जो वो सिक्योरिटीज इशू करता है उसका भी क्रेडिट रेटिंग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपने वो इमेज से सारा कुछ समझ लिया प्रोसेस, तो आपके लिए तीनों आंसर बहुत ही इजी हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। क्या फायदा होता है? अब सिक्योरिटाइजेशन में एक्चुअली आप देखोगे तो बैंक्स को फायदा होगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा होगा। ये दो ही मेन पार्टी हैं जिनको फायदा होगा। बाकी जो सब पार्टीज हैं वो सब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही हैं, तो वो अपना कुछ कमीशन फीस वगैरह सब चार्ज करती हैं। बाकी जो ओरिजिनल बेनिफिट है वो ओरिजिनेटर को होता है और इन्वेस्टर को होता है। ओरिजिनेटर मतलब जो बैंक अपना एनपीए सेल करती है। तो ओरिजिनेटर को क्या फायदे होते हैं, उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट इज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। अब ये जो है सिक्योरिटाइजेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। आप बैलेंस शीट का एसेट्स का पोर्शन सेल आउट करते हैं और आप उसके बिहाफ पे फाइनेंस रेज करते हैं। नेक्स्ट है मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। अब बैंकिंग जो है उसको ये टेंशन नहीं होगा कि उसको एनपीएस कलेक्ट करने हैं, एनपीएस को मैनेज करना है, वो सब बर्डन उसको नहीं होगा। तो वो अपना जो मेन फंक्शन है उस पर फोकस कर पाएगी। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल रेशियो। अब फाइनेंशियल रेशियोज कैसे इम्प्रूव होंगे? बैंक का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है कैपिटल टू वेटेड एसेट रेशियो। अब कैपिटल टू वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है? कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। अगर आपका रिस्क वेटेड एसेट्स कम हो गए, आप एनपीएस सेल कर रहे हैं तो आपका रिस्क वेटेड एसेट्स कम हो जाएंगे। रिस्क वेटेड एसेट्स कम हो गए तो कैपिटल रेशियो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट। अब आपको जो बैंक्स को है एसपीवी फंडिंग दे देती है एनपीएस के अगेंस्ट, तो बैंक को जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, और उसको जो बोरोइंग कॉस्ट है, बैंक को जो लिक्विडिटी का इशू है वो सॉल्व हो जाता है और उसको बोरोइंग कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ता है। तो आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है बैंक की वो कम हो जाती है।
नेक्स्ट अब देखेंगे हम इन्वेस्टर के एंगल से फायदे। इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होगा ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके? तो फर्स्ट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। वो अलग टाइप की सिक्योरिटीज में अपना पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगी। दिस विल प्रोवाइड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, हेंस रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब बहुत सारी बैंक्स जो हैं वो दूसरे बैंक के एनपीएस खरीदती हैं, एज अ इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करती हैं। तो इससे फायदा क्या होता है बैंक को? हर एक बैंक को अलग अलग सेक्टर की एक लिमिट में उनको इन्वेस्टमेंट करना है। से फॉर एग्जांपल आपको होम लोन्स पे इतना लिमिट में आपको लोन्स प्रोवाइड देने हैं, होम लोन देने हैं उस बैंक को। एक लिमिट होती है हर एक बैंक की, हर एक ब्रांच की एक लिमिट होती है कि आपको इतना इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो अगर वो होम लोन दूसरे के एनपीएस परचेस कर लेती है जो होम लोन के हैं, तो वो गिना जाएगा कि उन्होंने होम लोन में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो उनकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी इन्वेस्टमेंट करने की उस सेक्टर में, वो फुलफिल हो जाती है। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट मतलब इसमें क्या होता है, रिकोर्स अरेंजमेंट जब होता है तो बैंक का डिफॉल्ट बियर करना पड़ता है, तो वो इन्वेस्टर्स पे वो रिस्क नहीं आती है। तो इन्वेस्टर्स उस रिस्क से बच जाते हैं डिफॉल्ट की। वो ओरिजिनेटर जो बैंक है वही बियर करती है। तो डिफॉल्ट बाय द थर्ड पार्टी इज बियर्ड बाय ओरिजिनेटर। नेक्स्ट आते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पे। एडवांटेजेस देख लिए, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिसएडवांटेज फर्स्ट वन इज अ स्टैम्प ड्यूटी। जो मॉर्गेज डेब्ट वगैरह को ट्रांसफ़र करना होता है, उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, हर एक स्टेट में अलग-अलग लगती है और वो कभी-कभी 12% तक जाती है ये स्टैम्प ड्यूटी। तो आपको बहुत एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ा है सिर्फ ट्रांसफ़र करने की वजह से। नेक्स्ट है टैक्सेशन। अब ये सिक्योरिटाइजेशन में कैपिटल गेन जो अराइज़ होगा, जो ये एनपीएस ट्रांसफ़र हो रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, उसके बीच में जो उनको कैपिटल गेन अराइज़ होगा, उसका क्या होगा? उसकी कोई क्लैरिटी टैक्सेशन में नहीं है। तो ये भी एक इश्यू क्रिएट करता है सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। कोई भी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग का मेथड नहीं है, तो सिक्योरिटाइजेशन को प्रोसेस को अकाउंटिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जो हर एक बैंक है वो अपने अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करती है, तो ये ओरिजिनेटर के अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है डॉक्यूमेंट्स का, तो प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है इनएडुकेट डेट मार्केट। इंडिया में ये डेट में इन्वेस्टमेंट हुआ, आप किसी के एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो ट्रेंड है वो बहुत ही कम है इंडिया में, उसका मार्केट बहुत कम है। तो लैक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड डेट मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव फोरक्लोजर्स लॉ। इनइफेक्टिव फोरक्लोजर्स लॉ मतलब जो बैंक अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उसके जो एसेट सिक्योरिटी में दिए हुए हैं बैंक को, वो बैंक को रियलाइज करना हो। अब बैंक ने तो एनपीएस ट्रांसफर कर दिए एसपीवी को, तो ये जो एसेट्स हैं जब उनको एसेट सेल करके रियलाइज करने होते हैं, तो वो एसेट भी उसको एसपीवी को ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो एसेट का ट्रांसफर है, जब डिफॉल्ट करता है अगर बोरोवर, तो ये जो एसेट्स का ट्रांसफ़र है उसके लिए कोई भी प्रॉपर लॉज़ नहीं है, इनइफेक्टिव लॉज़ हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये सिक्योरिटाइज़ेशन प्रोसेस में बहुत हैम्पर करता है और ये दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सिक्योरिटाइज़ेशन प्रोसेस। अब आते हैं वेरियस सिक्योरिटाइज़ेशन इंस्ट्रूमेंट्स। कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स सिक्योरिटाइज़ेशन में इश्यू होते हैं? तो फर्स्ट है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। पास थ्रू सर्टिफिकेट्स क्या होता है? जो भी आप एसपीवी जो भी लोन्स के लिए उनसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है टू अ इन्वेस्टर। अब जो भी इन्वेस्टर है उसको अगर पास थ्रू सर्टिफिकेट है, तो जो
मंथली वो लोन्स कलेक्ट करते हैं और मंथली वो इन्वेस्टर्स को पैसे देते जाते हैं जितना वो कलेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है पास थ्रू सिक्योरिटी। पास थ्रू सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें एसपीवी जो है वो जो उसके पास एसेट्स आता है उसको पूलिंग करती है और अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज इशू करती है। ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग की इशू करेगी, डबल ए क्रेडिट रेटिंग की इशू करेगी। तो जैसे जैसे रेटिंग कम होगी वैसे वैसे रिस्क बढ़ती जाएगी, रिस्क बढ़ेगी और रिटर्न भी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो जो इन्वेस्टर्स जैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर उन्हें ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो वो ट्रिपल ए वाले में करेंगे, डबल बी वाले में करना है तो डबल बी वाले में करेंगे। वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो दिस इज द पास थ्रू सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा कि जो भी लोन्स वगैरह हैं, इंटरेस्ट, वो सब कलेक्ट करके एसपीवी उसको सब पूल करेगी। पूल करने के बाद जिसका जैसा कूपन रेट है, मतलब से फॉर एग्जांपल इस पूरे पूल्ड जो कैश फ्लो है उसको वो अलग अलग सिक्योरिटीज के रिटर्न को देगी। से फॉर एग्जांपल 12% की सिक्योरिटी इशू की है, 8% की है, तो अकॉर्डिंगली उनको वो पेमेंट करेगी। 12% वाले को 12% रिटर्न देगी, 8% वाले को 8% का रिटर्न देगी। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज। स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज क्या होता है, अब लोन्स के दो पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अब इसमें हम लोन के वो पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं, डिवाइडिंग द कैश फ्लो ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है, दो इश्यूज होती हैं सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ओनली और प्रिंसिपल ओनली। जिसको सिर्फ इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करना है वो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, और जिनको सिर्फ प्रिंसिपल ओनली में इन्वेस्ट करना है वो अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल ओनली में करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो एसपीवी है वो इंटरेस्ट जो कलेक्ट करेगी वो सिर्फ इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज को ही देगी, और जो प्रिंसिपल कलेक्ट करेगी वो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज को देगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राइसिंग ऑफ अ सिक्योरिटाइजेशन। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन मतलब कि ये जो एसेट्स हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है एसपीवी, उसको प्राइसिंग कैसे करेंगे, और जो मतलब एसपीवी को बैंक से खरीदना है उसकी भी प्राइसिंग करनी पड़ेगी, और एसपीवी को सामने इन्वेस्टर को सेल करना है उसकी भी प्राइसिंग करनी पड़ेगी। तो दोनों एंगल से हम प्राइसिंग देखेंगे, फ्रॉम ओरिजिनेटर एंगल्स और इन्वेस्टर्स एंगल्स। ओरिजिनेटर के एंगल से क्या होगा, जो भी उसको फंड्स मिल रहे हैं, एसपीवी एनपीए के बदले में उसको फंड्स दे रहा है, तो वो जो उसको फंड्स मिल रहे हैं उससे जो वो रिटर्न जनरेट करेगा उसको हम डिस्काउंट करके उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो होगा वैल्यूएशन फ्रॉम द ओरिजिनेटर्स एंगल। अब इन्वेस्टर्स के एंगल से क्या होगा, जो भी उन्हें फ्यूचर के रिटर्न्स मिलेंगे, कैश फ्लो मिलेंगे सिक्योरिटी पे, उसके मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, उन सबको हम एक डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी, दैट विल बी द प्राइसिंग ऑफ अ इन्वेस्टर्स एंगल। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लास्ट आंसर है हमारा सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन की क्या पोजीशन है वो हम रीड करेंगे। तो गवर्नमेंट सरफाइजी एक्ट इशू किया था 2002 में। अब ये सरफाइजी एक्ट क्या होता है, आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लेते हैं। जो बैंक है वो अपने एसेट्स सेल करती है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। अब ये क्या हुई, एसपीवी ही हो गई। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म होती है, वो बैंक से एनपीएस लेती है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को वो एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब दिस इज द कि ये सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को एक लॉ के अंदर फ्रेम किया गया है, दैट इज अ सरफाइजी एक्ट। इसमें एनपीएस खरीद के आपको पैसे मिल जाते हैं, मतलब बैंक्स जो है एनपीएस डायरेक्ट सेल कर देती है, उनको कोर्ट वगैरह में नहीं जाना पड़ता एनपीएस को रियलाइज करने के लिए। इसका सबसे पहले स्टार्ट किया था सिटी बैंक ने। सिटी बैंक ने अपने
ऑटो लोन्स जो थे उनको एज अ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट सेल किया था और क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70,000 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस हुआ था ड्यूरिंग द 2016। अब तो ये जो अमाउंट है सिक्योरिटाइजेशन का वो बहुत ही बढ़ गया है और सेबी भी अलाउ करता है अपने इन्वेस्टर्स को ऐसी सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो यहाँ पे ये हमारा सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी चैप्टर था। आप की पॉइंट्स को अच्छे से रीड करोगे तो आपका ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 14 करेंगे, दैट इज अ स्टार्टअप फाइनेंस। तब तक आप जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।